जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हिंदी के कोर्स कोड जो 305 है यानी कि 305, उसमें हमारा जो टॉपिक है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, ये इसके संबंध में यह वीडियो है। और इस वीडियो में दोस्तों उन सभी क्वेश्चंस को रखने का प्रयास किया गया है जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्राह्मी लिपि की कितनी शैलियाँ हैं। तो आपको यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि की कितनी शैलियाँ हैं। तो आप सबको पता होगा, दो होती हैं। कितनी शैलियाँ होती हैं? दो शैलियाँ होती हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि के जनक कौन है। तो ऋषि भदेव हैं। कौन है? ऋषि भदेव जो है वो ब्राह्मी लिपि के जनक हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो देवनागरी लिपि के विषय से संबंधित नहीं है, यानी कि वो उसके परिभाषा या उसके गुण में नहीं आता है। जैसे दिया है कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो यही हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मी लिपि है दोस्तों वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, न कि दाएं से बाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो यही हमारा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें इस और ऑप्शन बी जो दिया है कि इसकी उत्पत्ति नगर ब्राह्मणों से मानी जाती है, तो ये बात सत्य है। ठीक है, दूसरी है यह वर्णात्मक लिपि है, ये भी सत्य है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये सत्य है, न कि हमारा ये ऑप्शन ए होगा कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो यही गलत है, यही असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि आगत स्वर आ की परिकल्पना किन शब्दों के कारण की गई। तो जो आगत स्वर आ की परिकल्पना किन शब्दों के कारण की गई, तो अंग्रेजी के किसके शब्दों के कारण? अंग्रेजी के शब्दों के कारण। ठीक है, अगला इसी क्रम में जो क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ था। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के समय किया गया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी के समय देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि के उत्तरोत्तर में विकास किस लिपि से हुआ था। तो ब्राह्मी लिपि के उत्तरोत्तर में विकास किस लिपि में हुआ था? तो गुप्त लिपि और कुटिल लिपि। ठीक है, तो उसमें हमारा गुप्त लिपि और कुटिल लिपि यह दोनों हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है कि देवनागरी का विकास किस शाखा वाली लिपियों से हुआ माना जाता है। ठीक है, तो जो देवनागरी का विकास है दोस्तों वो किस लिपियों के माना जाता है? तो उत्तरी शाखा। किस शाखा का? उत्तरी शाखा की लिपियों से माना जाता है। इसका जो विकास है वो उत्तरी शाखा से माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, किस लिपि को बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को। किस लिपि को दोस्तों? ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता है बाईं से दाईं ओर। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए इसको याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक अपना लीजिएगा। जैसे ब्राह्मी है ना, ब्राह्मी तो ब आ रहा है, यानी कि ब से बाईं, यानी कि पहले बाईं आएगा उसके बाद दाएं। ठीक है, तो अब मत भूलिएगा, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर। ठीक है, ब्राह्मी बाएं से दाएं। ठीक है, याद हुआ। अगला जो क्वेश्चन है कि किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। तो किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल को। किस काल को दोस्तों? सिंधु काल को कहा जाता है चित्राक्षर लिपि। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि अशोक का मनसेहरा। ठीक है दोस्तों, अशोक का मनसेहरा तथा साहबजगड़ी अभिलेख किस लिपि में है? ठीक है, आपको बताना है। तो खरोष्ठी लिपि में है। किस लिपि में है दोस्तों? खरोष्ठी लिपि में, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? तो अष्टध्यायी में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? अष्टध्यायी में मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में, फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं के अध्यापक कौन थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं के अध्यापक गिलक्रिस्ट थे। कौन थे? गिलक्रिस्ट थे, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारोपीय भाषा परिवार के दो वर्गों केटुम और संतुम के जन्मदाता कौन है? तो वेन ब्राडके। कौन है दोस्तों? वेन ब्राडके जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा कृत्रिम कही जाती है। तो कौन सी भाषा जो है वो कृत्रिम कही जाती है आपको। तो इसमें हमारा हो जाएगा दोस्तों कि कौन सी भाषा कृत्रिम कही जाती है। तो इसमें हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, अपभ्रंश। कौन सा दोस्तों?
अपभ्रंश भाषा, ठीक है। अपभ्रंश भाषा जो है उसको कृत्रिम कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि निम्न में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन सी जो लिपि है वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो वह है खरोष्टी, ठीक है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में याद किया है कि जो ब्राह्मी लिपि है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो खरोष्ठी लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, ठीक है। तो जो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था वो कौन थे, तो जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को पढ़ा था, तो सर्वप्रथम किसने अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला जो क्वेश्चन है इसी में कि सिखों की लिपि क्या थी, तो जो सिखों की लिपि थी वह क्या थी, आप सबको पता होगा, गुरुमुखी लिपि थी। कौन लिपि थी, गुरुमुखी लिपि थी सिखों की, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि बौद्ध धर्म के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है, तो जो बौद्ध धर्म में दोस्तों ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है, तो 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। कितने लिपियों का, 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि जैन सूत्रों में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है, तो जैन सूत्रों में दोस्तों 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है जैन सूत्रों में। अगला जो क्वेश्चन है कि किस प्रथम व्यक्ति ने प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था, तो किस प्रथम व्यक्ति ने प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था, तो जेम्स प्रिंसेस ने। किसने दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला जो क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख की क्या लिपि है, तो जो अशोक के शिलालेख की लिपि है दोस्तों वह ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है अशोक के शिलालेख की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि रूप में किया था, तो अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि रूप में किया था, तो वह है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि को राष्ट्रीय लिपि रूप में किया था, राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था अशोक ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक को कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में प्राप्त हुआ था, तो कौन से अभिलेख में, अशोक के कौन से अभिलेख में 2 लिपियों में प्राप्त हुआ था, तो सार एक कुना। कौन सी अभिलेख में, सार एक कुना अभिलेख जो था उसमें 2 लिपियां में प्राप्त हुआ था। जो सार एक कुना था वो 2 लिपियों में प्राप्त हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, तो जो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, याद रखिएगा, सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक प्राचीन। अगला जो क्वेश्चन है कि किस लिपि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है, तो किस लिपि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है, तो वह कौन सी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि जो है वह आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी लिपि है जो सब लिपियों की जन्मदाता है, तो वह है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी भी है और सबकी जन्मदाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में कि हिंदी भाषा की आदि जननी है, तो आप सबको पता होगा कि जो हिंदी भाषा की आदि जननी है वह संस्कृत है। कौन सी है, संस्कृत जो दोस्तों वो हिंदी भाषा की आदि जननी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को कहा जाता है, तो सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है सार्थक शब्दों के समूह को। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वह ब्राह्मी लिपि से हुआ, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, तो जो देवनागरी लिपि का विकास क्रम है तो वो है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, उसके बाद फिर तब देवनागरी लिपि, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी में किसकी लिपि लिखी जाती है, तो हिंदी में दोस्तों देवनागरी लिपि लिखी जाती है। किसकी लिपि लिखी जाती है, तो हिंदी में देवनागरी लिपि लिखी जाती है। इस क्वेश्चन में हिंदी में किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे कि गुरुमुखी, गुरुमुखी हमारा नहीं होगा। जो हिंदी है दोस्तों वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आप सबको भी पता होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा में देवनागरी लिपि लिखी जाती है, तो हिंदी के अलावा जो नेपाली है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। याद रखिएगा कि हिंदी के अलावा नेपाली भी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी का अंक कितने होते हैं, तो देवनागरी के अंक कितने होते हैं, तो 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, ठीक है, याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ,
तो देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो कुटिल। कुटिल के बाद देवनागरी आया और सबसे पहले कौन था? तो ब्राह्मी लिपि था, याद रखिएगा आप, सबसे पुराना। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वर शब्द स्व धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? तो जो स्वर शब्द है वो स्व धातु से बना है, उसका अर्थ क्या है आपको बताना है। तो उसका अर्थ ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि होता है। अगला है कि अज धातु से जिसका अर्थ है जो प्रकट हो। तो जो अज धातु से है जिसका अर्थ है जो प्रकट हो, तो वह है व्यंजन। क्या है दोस्तों? व्यंजन, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा का अंग नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भाषा का अंग नहीं है। तो हमारा ये ध्वनि, शब्द, रूप, ये सब क्या है? भाषा के अंग हैं, जबकि शक्ति जो है वह भाषा का अंग नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि तुलसीदास के साथ जुड़ा गोस्वामी शब्द किसका उदाहरण है? तो जो तुलसीदास के साथ जुड़ा गोस्वामी शब्द है वह किसका उदाहरण है? तो बल का अपसरण का। ठीक है, बल का अपसरण का उदाहरण है जो गोस्वामी शब्द जुड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्य से सूरज और डजन से दर्जन का बनना किसका उदाहरण है? तो सूर्य से सूरज और डजन से दर्जन बनना किसका उदाहरण है? तो आगम का। आगम स्वर कौन सा होता है? आपको पता होगा, आ जो होता है आगम स्वर होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व में भाषा की विभिन्नता का क्या कारण है? तो विश्व में भाषा की विभिन्नता का क्या कारण है? तो यादृच्छिकता। क्या है? यादृच्छिकता। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में, अर्थ परिवर्तन की निम्न में से कौन सी दिशाएं हैं? तो अर्थ परिवर्तन की निम्न में से कौन सी दिशाएं हैं? तो हमारा अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अर्थ परिवर्तन में हमारे सभी हो जाएंगे दिशाएं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है तब उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। यह किसकी परिभाषा है? तो यह जो परिभाषा है वह डॉक्टर सक्सेना की है। किसकी है? डॉक्टर सक्सेना की यह परिभाषा है कि जब शब्द का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा और ज़्यादा व्यापक हो जाता है। तो यह किसने कहा था? तो डॉक्टर सक्सेना जी ने। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से ध्वनि के पक्ष हैं, तो निम्न में से ध्वनि के जो पक्ष हैं वह कौन सा है? तो उत्पादन, ग्रहण, संवहन। तो ये हमारे सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कि किसकी परिभाषा है आपको बताना है, जो कि ध्वनि मनुष्य के मुख से निःसृत आवाज़ है जो निश्चित प्रयत्न और निश्चित स्थान द्वारा उत्पन्न होती है। तो यह किसकी परिभाषा है? तो यह है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। किसकी परिभाषा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की यह परिभाषा है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि की यह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के विशेष वर्ग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यह परिभाषा किसकी है? तो ये भी परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। किसकी है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की यह परिभाषा है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि निम्न में से भाषा के अंग हैं, तो इसमें से बताना है कि ये इसमें से कौन भाषा के अंग है। तो जो भाषा के अंग होते हैं जैसे उच्चारण, अर्थ, रचना, ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? भाषा के अंग हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या अर्थ परिवर्त की दिशा नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अर्थ परिवर्त की दिशा नहीं है। तो वह है अर्थ संदेश। क्या है दोस्तों? अर्थ संदेश। अगला जो क्वेश्चन है कि मंदिर शब्द निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जो मंदिर शब्द है वह आर्थपर्कस का, किसका उदाहरण है? आर्थापर्कस का। आर्थापर्कस का जो उदाहरण है वह क्या है? मंदिर शब्द है। अगला है हिरन शब्द किसका उदाहरण है? तो हिरन शब्द जो है दोस्तों वह किसका उदाहरण है? तो अर्थ संकोच का। अर्थ संकोच का उदाहरण है हिरन शब्द। अगला है कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो 1917 ईस्वी में लिखी गई थी, यह किसकी रचना है? तो एडविन ग्रिप्स का है। किसका है दोस्तों? एडविन ग्रिप्स की यह रचना है, याद रखिएगा। अगला है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? जो एक हिंदी साहित्य है 20वीं शताब्दी, यह किसकी रचना है आपको बताना है। तो यह दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। किसकी? नंद दुलारे वाजपेयी की यह रचना है। अगला जो क्वेश्चन है कि चक्र का चक्का किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो जो चक्र का चक्का है किस ध्वनि की प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो समीकरण। किस ध्वनि की? तो समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा में परिवर्तन किस स्तर में नहीं होता है? तो भाषा में जो परिवर्तन है वह लिपि परिवर्तन के स्तर में नहीं होता है। लिपि परिवर्तन के स्तर में नहीं होता है, याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है कि ध्वनियों का भाव और विचारों का संबंध होता है। तो जो ध्वनियों का भाव और विचारों का संबंध होता है वह यादृच्छिक होता है। कैसा होता है? यादृच्छिक होता है। ध्वनि का भाव और विचारों का संबंध यादृच्छिक होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भोलानाथ तिवारी ने किसे स्वरों में स्थान नहीं देते हैं। तो जो भोलानाथ तिवारी हैं वो री को स्वरों में स्थान नहीं देते हैं। याद रखिएगा, री को वो क्या करते हैं? स्वरों में स्थान नहीं देते हैं, वह स्वर इसको नहीं मानते हैं, भोलानाथ तिवारी। अगला जो क्वेश्चन है कि किन ध्वनियों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। तो ये तो आप सबको पता होगा कि यह व्यंजन की परिभाषा भी हो सकती है। तो जो है व्यंजन की ध्वनियों का, ठीक है दोस्तों, व्यंजन के ध्वनियों का हम क्या कर सकते हैं? स्वर के बिना उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना स्वर के यह नहीं बोले जा सकते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी शब्द का अर्थ अमूर्त होता है किंतु कालांतर में वह अमूर्त अर्थ लुप्त होकर उसके स्थान पर कोई मूर्त अर्थ प्रचलित हो जाता है तो वहाँ अर्थ का मूर्तिकरण होता है। यहाँ अर्थ का मूर्तिकरण होना किसका कथन है? तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना का। किसका? द्वारिका प्रसाद सक्सेना का कथन है यह। अगला जो क्वेश्चन है कि एक मिनट, तो अगला जो क्वेश्चन है कि गो गम जाना यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो गो गम जाना यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया रूप प्रक्रिया परिवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? रूप प्रक्रिया परिवर्तन कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि कोकिल से कोयल किसका उदाहरण है। ठीक है, तो कोकिल से कोयल किसका उदाहरण है? तो व्यंजन लोप का उदाहरण है। किसका? व्यंजन लोप का उदाहरण है कोकिल से कोयल। याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में जो हिंदी का स्थान है वह दूसरा है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है हिंदी का। अगला जो क्वेश्चन है कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या हो जाती है? वह मातृभाषा हो जाती है। जैसे जहाँ जो भाषा है वो जिस क्षेत्र में भाषा जो बोली जाती है व्यापक रूप में, यानी सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है जिस क्षेत्र में, वो उस क्षेत्र की क्या हो जाती है? मातृभाषा हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि विभाषा को कहा जाता है। तो विभाषा को हम उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाषा को हम उपभाषा कहते हैं। याद रखिएगा। अगला है कि छत्तीसगढ़ी बोली संबंध है। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह किससे संबंध है, यानी कि किस दिशा और बोली जाती है? तो पूर्व हिंदी से। पूर्व हिंदी से संबंधित है छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है, पूर्व की साइड में बोली जाती है हमारी। अगला है कि मैथिली भाषा का केंद्र है। तो जो मैथिली भाषा का केंद्र है वह क्या है? तो तिरहुत है। क्या है दोस्तों? तिरहुत जो है वो मैथिली भाषा का केंद्र है। अगला है कि ददर भाषा का दूसरा नाम है। तो ददर भाषा का दूसरा नाम पैसाची है। क्या है दोस्तों? पैसाची। ददर का दूसरा नाम पैसाची है। अगला है कि पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जो पहाड़ी इलाके में भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी जो भाषा है वह पहाड़ी इलाके में बोली जाती है। ठीक है, अगला है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। तो विश्व में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है तो वो है पहले चीन, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी। ठीक है दोस्तों, चीन, अंग्रेजी, हिंदी, ये इसका क्या है? क्रम है। अगला जो क्वेश्चन है कि अवधी तथा बघेली। ठीक है दोस्तों, अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी तथा बघेली। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि जिन विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह है। तो जिस विद्या या जिस ज्ञान के द्वारा भाषा के शब्दों और उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है हम उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण से ही हमको क्या होता है? उनके रूपों का, प्रयोगों का आदि का ज्ञान होता है किसी भी भाषा के। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौजी बोली जाती है। कौन सी? कन्नौजी। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या वह 18 है। कितनी है? 18 बोलियाँ बोली जाती हैं हिंदी भाषा में। अगला जो क्वेश्चन है कि पश्चिम हिंदी की दो बोलियाँ का सही युग्म है। तो पश्चिम में जो बोलियाँ बोली जाती हैं वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। खड़ी बोली और बुंदेली, ये दोनों बोलियाँ पश्चिम में बोली जाती हैं, खड़ी बोली और बुंदेली। अगला जो क्वेश्चन है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है जो वह है बघेली। कौन सी? बघेली हमारी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है।
तो हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह पूर्वी हिंदी बोली है। कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी बोली हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित नाम है, तो जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित नाम है वह क्या है? तो वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारा वर्तमान हिंदी का प्रचलित नाम है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है उसका सही अनुक्रम क्या है? तो पहले हमारा सबसे पहला जो है वह पाली था, फिर उसके बाद से प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। इसका इस तरह से हिंदी का जो है विकास हुआ, ठीक है। यानी कि पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। तो बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, ये सब क्या है? पश्चिमी हिंदी बोली हैं, जबकि बघेली जो है वह पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, ठीक है। अगला है कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा हमारा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो 351 के विषय में किसका वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन है 351 में। अगला जो क्वेश्चन है कि कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो कौरवी बोली है वह खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है कौरवी बोली। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इन सभी क्षेत्रों में हमारी अवधी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, ठीक है। अवधी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, तो जो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है वो संस्कृत होती है। कौन सी है दोस्तों? संस्कृत हमारा हो जाएगा हिंदी भाषा का उत्तराधिकारी, याद रखिएगा संस्कृत, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वह 5 हैं। कितनी हैं? 5 हैं हिंदी की उपभाषाएं। अगला है कि गुड़गांव दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली में गुड़गांव और करनाल के पश्चिम इलाके में बोली जाने वाली अहिरावती का संबंध किससे है? तो ये जो गढ़वाली उड़वाली है ये जो पश्चिमी में इलाके में बोली जाती हैं, तो यह संबंध इसका किस भाषा से है? तो उत्तरी राजस्थानी से है। किससे है? उत्तर राजस्थानी से है। अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं वह अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी हैं। कौन है? अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी पहाड़ी किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी पहाड़ी किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। इसी क्रम में मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषा शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो वह अरबी भाषा है। कौन सी? अरबी भाषा जो है दोस्तों वो आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो जो भोजपुरी और मगही और मैथिली बोलियां हैं वह बिहारी हिंदी से संबंधित हैं। किससे? बिहारी हिंदी से संबंधित हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। क्या है दोस्तों? हिंदी जो है वह भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला है दोस्तों कि ढूढ़ाली बोली है, तो ढूढ़ाली बोली वो जो है वो कहाँ की है? तो वह है पश्चिमी राजस्थान की। कहाँ की दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान की यह बोली है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु जो दोस्तों भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, याद रखिएगा। अगला है कि ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, तो जो ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है वो पुरानी बांग्ला भाषा जो है वो ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार की जो है हिंदी क्या है? किस भाषा की परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ वो अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में कि निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? इसमें से आपको बताना है कौन सा देशज शब्द है, तो वह है लोटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि देशज विदेशज जो शब्द आते हैं, तो जिसमें ये वाला जो एग्जाम्पल है लोटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें हमारा जो है कि कौन सा शब्द देशज है? तो लोटा, याद रखिएगा लोटा जो शब्द है वह क्या है? देशज शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है
कि प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? समानार्थक। क्या कहलाता है? समानार्थक कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो पाठशाला, पाठशाला जो है वह यौगिक शब्द है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है यानी कि शुद्ध नहीं है वो बताना है आपको। तो मुँह, मुँह हमारा क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम जो होगा वो हमारा मुख हो जाएगा। क्या होगा? मुख होगा, न कि मुँह होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। मुँह जो है दोस्तों वो तद्भव शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में, ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे कहा जाता है। तो जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उसे देशज शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? देशज। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि वकील किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वकील किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, वकील। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं वे कहलाते हैं। तो जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं यानी कि जो संस्कृत में बोले जाते हैं वही फिर हिंदी में भी बोले जाते हैं, तो वो तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक है, वो तत्सम शब्द हो जाते हैं। और जो उसको फिर से संस्कृत के शब्द को मूल शब्द में नहीं बोला जाता तो वो हमारे तद्भव हो जाते हैं। और जो संस्कृत में बोला जाता है फिर वही भी हिंदी में ही बोला जाता है तो वो हमारा तत्सम हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से किस यौगिक शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा यौगिक शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो वह है नामुमकिन। नामुमकिन जो शब्द है दोस्तों इसमें प्रत्यय नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नामुमकिन में, क्योंकि इन सभी में आप देखेंगे तो प्रत्यय है, लेकिन जो नामुमकिन शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यौगिक शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों है? तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलीनीकरण। क्या होगा? विलीनीकरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मासिक पद है? तो जीवन साथी। जीवन साथी जो है दोस्तों वह मासिक पद है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द है? तो फूल है। क्या है दोस्तों? फूल हमारा मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द है फूल। अगला जो है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो सांप्रदायिकता। क्या है? सांप्रदायिकता जो शब्द है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रतिष्ठित में हमारा दोस्तों इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिष्ठित में हमारा इत प्रत्यय होगा। अगला जो है, और आपको पता होगा उपसर्ग जो है वो पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, कभी भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि लहरिया में मूल शब्द कौन सा है? तो लहरिया में जो मूल शब्द है वो लहर है। ठीक है, लहर शब्द से ही बना है क्या? लहरिया। अगला जो क्वेश्चन है कि शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण है। तो शब्द संपदा का जो उच्चारण तथा व्याकरण है वह आकर्षक भाषीय निवेश है। क्या है? आकर्षीय भाषीय निवेश है। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? तो जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तो 4 भेद होते हैं शब्द के। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। अभी हमने पढ़ा ना पीछे कि जिस शब्द संस्कृत के होते हैं उसको उसी रूप में लिख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। और फिर उसी बात को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा तत्सम। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ज्यों का त्यों आ जाए यानी कि जैसे के तैसे, तो वो हमारा तत्सम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द यानी कि मूल शब्द, रूढ़ कहे, मूल कहे, जड़ कहे, तो ये सब बात एक ही होता है। ठीक है, तो हमारा पशु हो जाएगा मूल शब्द यानी कि रूढ़ शब्द। ठीक है, क्योंकि और जो शब्द हैं वो किसी न किसी से मिल के बने हैं, 2 शब्दों से मिल के बने हैं। सम धन तल, विद्या धन आलय, विद्यालय, वाचन धन आलय, वाचालय, तो ये सब क्या है? किसी न किसी से मिल के बने हैं, जबकि हमारा पशु जो है वो मूल शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो जलज, जलज हमारा योग रूढ़ है। अगला है कि मजिस्ट्रेट शब्द है। तो मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशज। अगला जो क्वेश्चन है कि साहित्य भाषा शैली के लिए डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग
बाकीदास ने की। किसने? बाकीदास ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के चारण कवियों के अधिकांश किस भाषा में काव्य रचना की है? तो किस भाषा में की है? तो पिंगल भाषा में की है। किस भाषा में? पिंगल भाषा में। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारा तो डिंगल भाषा और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो जो डिंगल भाषा है दोस्तों वो हमारा भाट भाषा, ठीक है, भाट भाषा के नाम से जाना जाता है हमारा डिंगल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि डिंगल के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। तो जो डिंगल के सर्वप्रथम कवि है दोस्तों वो दाढ़ी कवि बादर, दाढ़ी कवि बादर सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं डिंगल के। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि साहित्य में डिंगल का प्रयोग कब से मिलता है? तो साहित्य में जो डिंगल का प्रयोग है वह 13वीं शताब्दी से अब तक मिलता है, 13वीं शताब्दी से ही मिलता आ रहा है डिंगल का प्रयोग साहित्य में। अगला जो क्वेश्चन है कि डिंगल और पिंगल क्या है? तो जो डिंगल और पिंगल है वह क्या है? तो डिंगल और पिंगल यह एक साहित्य है। क्या है दोस्तों? साहित्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य को दो प्रमुख बोलियां हैं। तो राजस्थानी साहित्य की दो प्रमुख बोलियां हैं वह कौन कौन सी हैं? तो डिंगल और पिंगल, ये दोनों क्या है? साहित्य की प्रमुख बोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है कि शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति जो है वह लैटिन भाषा से हुई। किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से हुई। अगला जो क्वेश्चन है कि शब्द संपदा सीखने सिखाने के लिए किस प्रभावशाली युक्त की अनुशंसा करेंगे? तो वर्तनी प्रतियोगिता की। किसकी? वर्तनी प्रतियोगिता की अनुशंसा करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द देशज है? आपको बताना कि इसमें से कौन सा शब्द है वह देशज है। तो वो हो जाएगा पगड़ी, पगड़ी शब्द जो है वह देशज है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो चांदनी, चांदनी जो है वह तत्सम नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द आगत शब्द है? तो जो आगत शब्द है इसमें से कौन सा है? तो रिमार्क। कौन सा? रिमार्क शब्द जो है वह आगत शब्द है। अगला है कि हिंदी शब्द है। तो हिंदी जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? तो हमारा फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। अपभ्रंश का उत्तरकालिक राज्य का नाम है। तो उत्तरकालिक राज्य का नाम है अवहट। क्या है? अवहट। अगला जो क्वेश्चन है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय कहा जाता है। तो मध्य का जो समय है उसको क्या कहा जाता है? तो संक्रांति काल कहा जाता है। कौन सा काल? संक्रांति काल कहा जाता है। अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसकी पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? तो राजमुंज के, राजमुंज के प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है राजमुंज। अगला है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी वैज्ञानिक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी वैज्ञानिक आयोग की स्थापना 1961 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1961 में, याद रखिएगा। अगला है मैथिली में साहित्य रचनाकार हैं। तो मैथिली में साहित्य रचनाकार जो है वो विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में मानक बोली के रूप में मारवाड़ी, मारवाड़ी क्या है? प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है। तो जो राजस्थान की प्रमुख भाषा है वो है मरू। क्या है दोस्तों? मरू। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सन 1907-8 में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग उस समय किसने किया था? तो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा को ही कहा जाता है। तो भाषा को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी तथा मारवाड़ी। क्या कहा जाता है? मरुवाड़ी और मारवाड़ी। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मुड़िया नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मुड़िया नाम से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो जो डिंगल भाषा का संबंध है वह राजस्थानी साहित्य से है। किससे है? राजस्थानी साहित्य से है डिंगल भाषा का संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है कि वाक और ध्वनि के बीच कोई सकारात्मक संबंध नहीं है, भाषा के इस गुण को कहा जाता है। तो भाषा के इस गुण को मान मानापन, क्या कहता है? मान मानापन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि समय की अवधि में भाषा में होने वाली परिवर्तनों के अध्ययन के प्रचार को कहा जाता है। तो समय के अवधि में भाषा में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन के प्रचार को कहा जाता है डायक्रोनिक। क्या कहता है? डायक्रोनिक कहा जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा के तत्वों के संयोजन और संगठन को नियंत्रित करने वाला अंतर्निहित नियमों का तात्पर्य है। तो भाषा और क्षमता, क्या है, भाषा और क्षमता। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी दी गई भाषा को बोलने या लिखने वाले व्यक्ति के वास्तविक अर्थपूर्ण उच्चारण है। तो पैरोल और प्रदर्शन दोनों। कौन, पैरोल और प्रदर्शन दोनों। एक व्यक्ति जो केवल एक भाषा का उपयोग करने की क्षमता रखता है उसे कहा जाता है। तो एक भाषा की बस उपयोग करने की क्षमता रखता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मोनोलिंगुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोलिंगुअल। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो दो भाषा का प्रयोग कर सकता है तो उसे द्विभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विभाषी कहा जाता है, जो दो भाषाओं का ज्ञान रखता है। और अगला है कि निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान की एक शाखा नहीं है। तो भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र जो है वह विज्ञान की शाखा नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषाओं को अध्ययन की निर्दिष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पुराना शब्द है, तो वह कौन सा शब्द है, तो भाषा शास्त्र है। क्या है, भाषा शास्त्र। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा ध्वनियों के सबसे छोटे सार्थक समूह में अध्ययन क्रम को कहा जाता है आकृति विज्ञान। क्या कहा जाता है, आकृति विज्ञान कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा में और भारत में अधिकांश भाषाओं में सभी ध्वनियों का आधार है, तो वह क्या है, तो वह है प्लोमोनिक वायु धारा तंत्र। जो प्लोमोनिक वायु धारा तंत्र है वह अंग्रेजी भाषा में और भारत में अधिकांश भाषाओं में सभी ध्वनियों का आधार है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। अभी हमने यह पढ़ा था कि जो अधिक मात्रा में किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। वैसे ही इसमें भी थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है कि किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला है कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि जो है दोस्तों उसको हम लिखित ध्वनि संकेतों को हम लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं, लिखित ध्वनि संकेतों को हम लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनी नाम किस भाषा परिवार को दिया। तो मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया, तो भारोपीय भाषा को। किसको, भारोपीय भाषा को। अगला क्वेश्चन है कि गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो गुजराती भाषा का जो विकास है वह सौरसेनी से हुआ। किस भाषा से हुआ, सौरसेनी से हुआ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है। तो 8वीं अनुसूची के द्वारा स्वीकार किया गया है। किस अनुसूची के द्वारा, 8वीं अनुसूची के द्वारा। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। कितनी है, 8 होती है अपभ्रंश में स्वरों की संख्या। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रहरी किसे माना जाता है। तो जो हिंदी का प्रहरी है दोस्तों वो पीडी टंडन को हिंदी का प्रहरी माना जाता है। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। तो जो भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है वह है स्वामीन विज्ञान। क्या है दोस्तों, स्वनीम विज्ञान जो है वो भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी के शब्दानुसार लेखक हैं। तो हिंदी के शब्दानुसार लेखक जो है वो किशोरीदास वाजपेयी हैं। कौन है, किशोरीदास वाजपेयी। अगला जो क्वेश्चन है कि अववट भाषा से तात्पर्य है। तो अववट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश से है। किससे, ग्रामीण अपभ्रंश से। अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप बताना कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला दिया है कि भाषा संचार का एक साधन है, तो ये सत्य है। और भाषा सांकेतिक है, ये भी सत्य है। भाषा संरचनात्मक है, ये भी सत्य है। जबकि हमारा दिया है कि भाषा संचार का एकमात्र साधन है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा क्योंकि भाषा ही एक संचार का साधन नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि भाषा संचार का एकमात्र साधन नहीं है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।